देखो पिछली क्लास में अपन जो है क्वेश्चन नंबर 13 कर चुके थे और 14 क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो। इजी है। देखो कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी, एक मीनार इसके आधार से 100 मीटर दूरी, ठीक है, पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये वाला कोण 30 दे रखा है। ये मीनार है अपनी, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एकदम पहली क्लास जो इस प्रश्नावली की हमने जो फर्स्ट क्लास पढ़ी थी ना, सेम वैसा काम हो गया है। तो कर सकते हो, वही 10 लगा दोगे, 10 30, बहुत इजी है। मैं क्वेश्चन 15 बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखो उसमें एक चीज़ नहीं है और वो नई चीज़ है 10। ये देखो ये 15 डिग्री, अपन को 15 डिग्री का मान पता नहीं है। देखो ठीक है ना, 15 डिग्री का मान थोड़ा ना पता है अपन को। इस प्रश्नावली में हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो 0 डिग्री का कोण हमें पता है, उसके बाद डायरेक्ट 30 डिग्री आता है, फिर 45 डिग्री आता है, लेकिन 15 डिग्री हमने नहीं पढ़ा है यहाँ पे, है ना। और वो वैल्यू इसमें 15 की, तो इस वजह से उसने दे भी रखा है। देखो कि 15 की वैल्यू 2 - √3 है। ओके, तो ये यूज़ करना है अपन को। अब वो कैसे यूज़ करना है सुनो। देखो तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं 15। किसी स्तंभ की चोटी, स्तंभ का मतलब वही खंबे से ही होता है, तो ये खंबा इतना बड़ा हमने खंबा बना लिया, ठीक है। अब आगे, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु से 15 डिग्री है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ बना लिया हमने समतल पे, और इस स्तंभ की चोटी यहाँ से और इस पॉइंट का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 15 डिग्री है, ठीक है। 15 डिग्री बना दिया। आगे, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित बिंदु से, समतल पर स्थित बिंदु ये रहा, इससे 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 किलोमीटर चलने पर आपने क्या, इस बिंदु से 100 किलोमीटर स्तंभ की ओर चले। जैसे मान लो यहाँ पहुँच गया आप इस जगह, ये 100 मीटर है, सॉरी है ना, 100 मीटर चलने पर इस पॉइंट से स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर क्या लिखा है, उन्नयन कोण 30 हो जाता है। ये जो कोण है ये 30 हो गया, ये वाला 30 हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई ज्ञात करनी है h। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो ये रहा हमारा एक स्तंभ है, स्तंभ मतलब खंभा होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि एक पॉइंट है इस समतल पर यहाँ पे, और उससे इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 15 डिग्री है। ये 15 डिग्री है। अब एक आदमी क्या, यहाँ 15 डिग्री जब बन रहा था वहाँ से ये चल के 100 मीटर चल के यहाँ आ गया, है ना। जरूरी नहीं कि ये सेंटर में आया, सेंटर का पता नहीं हमें, किस जगह आया ये भी पता नहीं, बस इतना है कि यहाँ से 100 मीटर चला है, यहाँ से इधर। और अब जो उसका कोण है वो कोण 30 हो गया है। तो हमें इस स्तंभ की ऊंचाई पता करनी कि स्तंभ कितना ऊंचा होगा, ठीक है ना। अब देखो बहुत आसान सी बात है, हमें तो काम तो समकोण त्रिभुज से है और लंब आधार कर्ण से मतलब है हमें तो, ठीक है। उसमें और सिंपल सी बात है, आधार की वैल्यू दे रखी है 1। आधार भी पूरा नहीं है, ये बीच की दूरी है, तो मैं इसको x मान लूँगा। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की, ये मैंने x मान ली। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट वाली बात है, समझने की कोशिश करना। जब मैं बड़ा त्रिभुज लूँगा a b और c, जब मैं बड़े त्रिभुज में बात करूँगा तो लंब, ये कोण के सामने वाली भुजा, देखो कोण तो जाएगा बड़े त्रिभुज में 15, लंब हो जाएगा h, और आधार क्या होएगा, पूरा x + 100 पूरा, क्योंकि आधार तो यहाँ से यहाँ तक का है ना बड़े त्रिभुज का, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से यहाँ तक की 100, तो टोटल दूरी लिखेंगे x + 100। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी। अब छोटे वाले त्रिभुज में जब 10 30 लगाओगे, आप 10 लगाएंगे क्योंकि लंब और आधार में संबंध 10 ही बताता है। जब 10 30 लगाएंगे हम, तब देखो आधार क्या आ जाएगा हमारा x, है ना, ये इतना आधार है, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी, या लंब कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माना वो जो भी हमारा स्तंभ था कि ऊंचाई बराबर x मीटर है। एक चीज़ तो ये माननी पड़ेगी, सॉरी ऊंचाई तो h मानी ना हमने, ऊंचाई h मीटर है ना, ये वाली, और ये दूरी भी माननी पड़ेगी। तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे, तथा एक बात और, तथा जब
ऐसे भी नहीं, 100 मीटर स्तंभ की ओर चलने पर व्यक्ति की स्तंभ से शेष दूरी चित्रानुसार, है ना, चित्र में देख ले, अगर नहीं आ रहा है तो समझ में, चित्रानुसार x मीटर है। ठीक है, ये बताना जरूरी है क्योंकि लास्ट में जब हमारे x का मान आएगा तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि x है कौन सा, कहाँ तक की दूरी है x। तो हमने कह दिया कि समझ में नहीं आ रहा है तो चित्र में देख ले, इसको डी पॉइंट बोल रहा हूँ, है ना, ये वाला डी। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात हमें ए बी बराबर, तो हमने h माना है, देखो ए बी ये दूरी, ये तो h मानिए, और यहाँ भी लिख दो चाहो तो, यहाँ लिख देते हैं, अर्थात यहाँ से काट देता हूँ, ए बी बराबर h तथा बी डी बराबर x मीटर है। बस ये इतना सा ही लिखना है, कहने का मतलब, क्योंकि देखो ये तो यहाँ आप कैसे भी सोल्व कर लो, लेकिन एग्जामिनर को ये बताना जरूरी है कि आपने h किसको माना है, x किसको माना है, क्योंकि जब फाइनल जब आंसर, उसने थोड़ी कहा कि h का मान ज्ञात करो, उसने तो स्तंभ की ऊंचाई बोला है। अब स्तंभ की ऊंचाई को आप चाहो तो p लिख दो कि ये दूरी p है, तो फिर बताना पड़ेगा ना कि हमने उसकी स्तंभ की ऊंचाई को p लिया है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, अब तो कुछ भी नहीं, दोनों त्रिभुजों में, एक तो बड़ा त्रिभुज है ABC और एक छोटा त्रिभुज है ABD, दोनों में टेन लगाना है। तो देखो टेन लिखते हैं। अब यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज बड़े में, है ना, ABC में, और इसके अंदर टेन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि लंब और आधार में संबंध टेन बताता है। तो टेन, और यहाँ कोण कितना है 15 डिग्री, तो टेन 15 बराबर हो जाएगा, एक बार लंब बटे आधार लिख देता हूँ, बराबर टेन 15 की वैल्यू 2 - √3 दे रखी है। अब पता भी कर सकते हो आप, लेकिन आपके सिलेबस का नहीं है जिस वजह से मैंने बताया नहीं, वरना टेन 15 की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। लंब बटे आधार, लंब कितना है h और आधार कितना है x + 100, बस गुणा कर देंगे भाई, सिंपल। तो h का तो 1 से गुणा होएगा और x + 100 का इससे गुणा हो जाएगा, तो x + 100 का इस पूरे 2 - √3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आएगी, पक्का पता है। देखो हमें क्या पूछा है, एच पूछा है, इसका मतलब एक्स हटाना है, एक्स हमने माना था और इसको हटाना भी है। अब दूसरे त्रिभुज से हटाएंगे इसको, तथा समकोण त्रिभुज दूसरा ABD में, ये देखो समकोण त्रिभुज ABD। अब इसमें देखो लंब बटे आधार, लंब h और आधार कितना है x और कोण कितना है 30, तो यहाँ लिख देंगे tan 30 बराबर वही लंब बटे आधार, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, लंब h है और ये x है, और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ रखनी है, x को तो हटाना है हमें, h में आंसर लाना है। तो वज्र गुणा करने से x बराबर आ गया h√3, ठीक है, ये x का तो 1 से गुणा हुआ और h का √3 से गुणा हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ये x की वैल्यू है ना h√3, वो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो देखो यही वैल्यू रख रहा हूँ मैं, देख लेना यहाँ पर, लिख भी देता हूँ मैं, समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 से x का मान 1 में रख रहे हैं। तो देखो x की वैल्यू क्या है, ये रही h√3 और h, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो देखो 1 में रख रहे हैं ना, तो h 1 को लिख देंगे, h ऐसा कैसा ही, फिर ब्रैकेट ऐसा कैसा ही, x की जगह क्या लिखना है h√3, फिर +100 ऐसा कैसा ही, और 2 - √3 भी ऐसा कैसा ही, ये लो, ठीक है। अब इसका काम करता हूँ, अब यहाँ से अपना काम शुरू हो जाएगा वापस। तो गुणा कर लेते हैं सिंपली इसको, दोनों ब्रैकेट का गुणा कर लो। तो देखो h√3 का 2 से गुणा करेंगे तो 2h√3 हो जाएगा, फिर h√3 का √3 से करेंगे माइनस, तो
3h हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √3 का √3 से गुणा हो जाएगा। तो देखो अपने h√3 का 2 से गुणा करेंगे तो 2h√3 और h√3 का √3 से करेंगे तो √3 × √3 3 और h साथ में है। अब 100 का और गुणा करना है दोनों से। 100 का गुणा 2 से करेंगे तो 200 प्लस का, और 100 का गुणा √3 से करेंगे तो माइनस का 100√3 आ जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों तो एच के पद है तो एच की तरफ ले जाएंगे और इनको इधर रहने देंगे। तो देखो करते हैं, एच ये वाला पहले से इधर है। अब मैं इस वाले 2h√3 को इधर लिया है और ये 3 इधर आके प्लस का हो गया, माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है। अब यहाँ से और इक्वल टू में इधर क्या बचा, देखो ये दोनों 200 माइनस 100√3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेट करते हैं, ये 3 और ये तो मिल जाएंगे, 4h हो गए और माइनस 2h√3। ये देखो ये माइनस नहीं होगा इसमें से, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 4h में से आप 2h माइनस कर दो, नहीं, ये √3 वाला पद है, इस वजह से माइनस नहीं हो सकता। यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप। मैं अगर यहाँ से जैसे 100 कॉमन ले लूँ दोनों में से, तो 200 में से जब 100 कॉमन आया तो 2 बचा, और यहाँ से पूरा 100 बाहर चला गया तो माइनस का 2√3 ये बचा। ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही कॉमन ले सकते हो, सिर्फ आप लो कॉमन, दोनों तरफ से 2h कॉमन ले रहा हूँ। तो 2h कॉमन लेने से बचा क्या, देखो 4h में से 2h कॉमन ले लिया, h भी कॉमन आ गया और 2 भी कॉमन आ गया, तो सिर्फ 2 बचा, माइनस यहाँ से पूरा 2h कॉमन है तो सिर्फ √3 बचेगा। और ये इधर वाली वैल्यू ऐसी कैसी, देखो ये ब्रैकेट तो कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूँ। h बराबर है ना, अब h के गुणा में जो भी संख्या है सब राइट हैंड साइड के अपोन में चली जाएगी। ये रूल है, मैं बता चुका हूँ कितनी बार। क्या रूल है कि जब भी यहाँ से वैल्यू निकालते हो तो गुणा वाली संख्या सब अपोन में जाएगी। तो देखो h के गुणा में 2 है, 2 भी अपोन में आ गया, ये पूरा ब्रैकेट भी है तो ये पूरा ब्रैकेट भी अपोन में आ गया। ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, बचा क्या 100/2, और 100 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 50 बार। ये 50 मीटर आंसर आ गया। इसका मतलब जो आपकी वो मीनार थी ये वाली, देखो ये है ना, इसकी ऊंचाई कितनी थी, 50 मीटर थी, ताकि एक आदमी यहाँ 15 डिग्री पर जब कोण बना था तब उसकी ऊंचाई तब भी 50 मीटर ही थी। फिर 100 मीटर इधर की तरफ चला तब कोण 30 हो जाएगा और ऊंचाई वही 50 मीटर रहेगी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन था वो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसमें। आगे देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना 16, ये सेम टू सेम वैसा ही है बिल्कुल, जो अभी अपन ने 15 किया ना, दोनों एक जैसे ही हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे, ये मीनार है, इसकी परछाई पहले इस जगह गिर रही थी, यहाँ इतनी परछाई गिरी थी क्योंकि सूर्य इस जगह था, ऐसे ये सूर्य और परछाई यहाँ गिर रही थी इसकी, है ना। तो उस समय जो है ये कोण जो है 60 का बन रहा था। अब आगे क्या बोला उसने, 40 मीटर, क्या बोला है 40 मीटर अधिक लंबी। अब ये परछाई जो है यहाँ से 40 मीटर और बढ़ जाती है, ये 40 मीटर और बढ़ गई, इतनी परछाई। जब सूर्य का कोण जो है 30 हो गया, सूर्य क्या हुआ, सूर्य नीचे आ गया और इधर आ गया यहाँ, तो ये परछाई जो है और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। होती है ना, देखो शाम का टाइम परछाई कितनी लंबी हो जाती है वैसे, तो सूर्य नीचे आ गया तो परछाई और लंबी होगी इधर, और ये 40 मीटर अधिक लंबी होगी। तो देखो अपना जो अभी का जस्ट सवाल था वो भी तो सेम यही था। देखो एक बार ये दोनों चित्रों को देखो आप एक बार, सेम टू सेम है बिल्कुल, बस कोणों का अंतर है। ये देखो आप, सेम है, ये वैल्यू दे रखी है 40, ये वैल्यू आप मान लोगे, और ये उसने पूछी होगी जो भी है, ये मीनार जो भी है, ये देखो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो बिल्कुल वही सवाल है ना, सेम टू सेम। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको ही करना, ठीक है ना। 16 होमवर्क है आपका। 17 देखते हैं।
समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से ये दो इनका बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। मैं इसको समझाता हूँ, देखो आपको 17 ये भी मैं समझाऊंगा, करना आपको ही कोई है, कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। देखो हुआ क्या कि एक लाइट हाउस है समुद्र में, क्या है, निगरानी करने के लिए लाइट हाउस बनाए जाते हैं कि कोई जहाँ जा रहा है कहाँ से, और बहुत दूर तक उनकी जो रेंज रहती है ना लाइट की, वो किलोमीटरों में रहती है। एक एक दो दो तीन तीन चार चार किलोमीटर तक और भी ज़्यादा दूर तक उनकी लाइट जाती है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लाइट हाउस रहते हैं, यहाँ उस पर लाइट लगी रहती है ऐसे, और वो लाइट ऐसे चारों तरफ घूमती रहती है। यहाँ तक लाइट जाएगी, फिर इधर भी इधर लाइट जाएगी, पूरे राउंड राउंड करती रहती है। अब दो जहाज आ रहे हैं, इस लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं ऐसे, है ना, एक जहाज तो यहाँ है और दूसरा जहाज यहाँ है। ठीक है, इस तरीके से लाइट हाउस वहाँ है, दो जहाज एक ही तरफ है। सवाल में बोला गया है, ये बाद में भी बताऊंगा आपको। और ये समुद्र का पानी है, इधर है नीचे, समुद्र के ऊपर पानी पे तैर रहे हैं, और लाइट हाउस यहाँ बना हुआ है। अब देखो कभी कभार क्या है, सवाल ऐसा भी आ जाता है कि एक जहाज तो इस लाइट हाउस के इधर की तरफ है और दूसरा जहाज इधर की तरफ है, तब भी बना सकते हैं अपन, सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमसे इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछी है, मतलब ये दूरी पूछी है हमसे, ये वाली। ठीक है ना, देखना इस सवाल से कंपेयरिंग करते जाना, अब आ जाएगा अभी आंसर। लाइट हाउस की लंबाई गिवन है, क्या दे रखी है, 60 मीटर, तो ये 60 मीटर हमें दे रखी है। ठीक है, दोबारा देखो, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 और 45 है। यहाँ खड़े हो आप, एक आदमी यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, तो दोनों जहाजों के अवनमन कोण दे रखे हैं 30 और 45, है ना। अब अवनमन कोण कैसे बनाए जाते हैं, 37 से बनाते हैं अपन, 37 से। तो एक जहाज का तो ये इतना, दूसरे का इतना, तो शुरू वाले का तो 30 है और बाद वाले का 45 है। ये कोण यहाँ कभी भी काम नहीं आता है, हम जेड बना के यहाँ ले आएंगे। ये देखो ये जेड बन रहा है, तो ये कोण हो गया 30, और एक ये बड़ा वाला जेड बन रहा है, तो ये हो गया 45। यहाँ तक ठीक है ना। अब आगे उसने अब बस ये बोल दिया कि दोनों जहाज एक ही तरफ है, बोला है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये दूरी डी फाइंड करनी है आपको, बीच की दूरी डी। तो देखो कैसे करोगे, पहले तो इस दूरी को कुछ भी मान लेना, जैसे इसको x मान लिया और इसको d मान लिया अपन ने, दो दूरियां मान ली। ठीक है, लिख देंगे कि माना कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी d है, तथा जो ये सेकंड चित्रानुसार ये ऐसे ABC नाम दे देना आप, तो सबसे बढ़िया ABC और D। ठीक है ना, चित्रानुसार BC बराबर है 1 से, ये मान लिया हमने, है ना। और दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी DC बराबर D है, ये मान लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, लगाना तो हमें tan ही है, क्यों, लंब दे रखा है और आधार में पता करना है हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े त्रिभुज ADB, कुछ भी नाम दे सकते हो, इसमें लगाओगे जब आप tan 60, tan कितना, इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में कोण कितना है 30, तो tan 30 लगाओगे तो लंब बटे आधार, है ना। tan 30 की वैल्यू आप लोग जानते हो, मैं बता देता हूँ। लंब हो जाएगा 60 और आधार पूरा लिखोगे अब, क्योंकि आधार तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा है ना बड़े त्रिभुज में, क्या आएगा D+x। tan 30 की वैल्यू √3 रखोगे, वहाँ से D+x बराबर कुछ भी आ जाएगा, उसको समीकरण नंबर 1 दे देना। ठीक है, उसके बाद छोटे वाले त्रिभुज में, छोटा त्रिभुज कौन सा है, A, B और C, इसमें भी आप वही tan 1 लगाओगे, tan 45, तो x की वैल्यू भी 60 आ जाएगी। वो 60 आप इस जगह रख दोगे, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में, तो D की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, बस आपको दो समीकरण बनानी है और एक समीकरण से x का मान इस दूसरी वाली समीकरण से इस पहली में रखना है। ठीक है, तो कोशिश करना है एक बार। ओके।